हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षास एजुकेशन। स्वागत करती हूँ आप सभी का शिक्षास एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम क्लास 7th की ज्योग्राफी में चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर चुके थे। पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वाटर देख लिया था। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम वाटर को और डिटेल में जानेंगे। उससे पहले स्वागत करती हूँ आप सभी का यहाँ पर, और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और डेफिनेटली बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज कर रहे होंगे। और पार्ट 1 में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखते हैं हमारे पार्ट 2 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। वाटर वाटर वाटर, इतना वाटर चल रहा है, तो देख लेते हैं ये जो वाटर है किस हिसाब से हमारे अर्थ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमारी अर्थ में जो वाटर प्रेजेंट है वो कितना वाटर प्रेजेंट है, 3/4 अर्थ की इतना सारा जो अर्थ है, इतना बड़ा अर्थ है, उसका 3/4 पार्ट जो है, मतलब अर्थ को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो उसके जो 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स के इक्वल क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर वाटर प्रेजेंट है। सो इफ देयर इज मोर वाटर, अगर यहाँ पर लैंड से, मतलब इफ देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, व्हाई डू सो मेनी कंट्रीज। अब इतना सारा पानी है, 3/4 वाटर है, 3/4 मतलब कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाए तो 3 पार्ट्स वाटर के हैं। अब इतना सारा पानी होने के बाद भी बहुत सारी कंट्रीज में क्या होती है, स्कैरसिटी होती है। अब ऐसा क्यों होता है, स्कैरसिटी क्यों होती है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थ, क्यों, क्या अर्थ में जो वाटर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्या सब कहीं पे इक्वली वाटर डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्या अर्थ के हर एक प्लेस पर वाटर अवेलेबल है। तो चलिए देखते हैं एक टेबल की हेल्प से कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का वो किस हिसाब से है। तो जो इतना सारा 71% वाटर है, उसमें से 97%, उस जो 3/4 वाटर है उसका 97% वाटर कैसा है, सलाइन वाटर है, जो कि हम यूज ही नहीं कर सकते हैं। अब बाकी का बचा हुआ कितना, 3% वाटर बचा है। 3% में से भी 2% वाटर जो है, 2% वाटर जो है, जो कि फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है, लेकिन उसमें से भी, उस 3% फ्रेश वाटर में से भी 2% क्या है, आइस कैप्स के फॉर्म में फ्रीज्ड है, मतलब फ्रोजन है। माउंटेन्स में डिफरेंट प्लेसेस पे फ्रीज्ड फॉर्म में है, तो अब वो तो हम यूज कर ही नहीं सकते। अब बचा कितना वाटर, ओनली 1%। अब भाई 1% वाटर को कैसे कैसे यूज किया है, कैसे कैसे किस फॉर्म में अवेलेबल है। कुछ वाटर तो ग्राउंड वाटर है, तो वो तो हम पूरा निकाल ही लेते हैं, उसको तो यूज कर ही लेते हैं। सेकेंड, लेक्स में प्रेजेंट है, वो भी हम यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ सॉल्ट लेक्स भी हैं, जैसे अभी हमने डेड सी की बात करी थी। डेड सी में जो वाटर है वो तो ओशियन के अलावा है ना, और वो अगेन क्या है, सॉल्टी वाटर है, विच अगेन वी कैन नॉट यूज। उसके बाद कुछ वाटर क्या है, एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है, कितना, 0.0019% जो वाटर है वो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर के फॉर्म में प्रेजेंट है। अभी हमने वाटर साइकिल में देखा है कि कुछ वाटर वेपर भी ऊपर क्लाउड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अब बचा कितना, 0.0001। इतना कम पानी कहां पर है, रिवर्स में प्रेजेंट है। तो देखिए कितना कम वाटर है जो कि हमारे यूज के लिए अवेलेबल, लेकिन वो फिर भी इतना कम नहीं है। हमारी पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, उसके लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको इतना ज्यादा एक्सेसिव यूज करते हैं जिसके कारण बहुत सारी प्लेसेस पे स्कैरसिटी होने लगती है। तो ये तो हो गया एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द वाटर। अब हम बात करते हैं वाटर बॉडीज, जो इतने सारे ओशियंस हैं, इनका, इसमें जो मूवमेंट होता है वो किस टाइप का मूवमेंट होता है। तो वाटर के मूवमेंट के बारे में पहले हम जानते हैं, तो क्या है, पहले बात करते हैं ओशियन सर्कुलेशन की। तो ये जो ओशियंस हैं, कितने ओशियंस हैं हमारी अर्थ में, हमने वाटर बॉडीज हैं उनको 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखा है, 5 मेजर ओशियंस में, दैट इज पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड अंटार्कटिक और सदर्न ओशियन। तो इन ओशियंस में हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले हम बात करते हैं ओशियन सर्कुलेशन की। मतलब जब आप बीच साइड में, गोवा बीच में बिना फुटवेयर के धीरे धीरे वॉक कर रहे हैं और धीरे धीरे स्लोली सी
वेव्स आ रही हैं आपके पास। कितना अच्छा लग रहा है आपको वॉक करते करते, है ना? लगता है ना कितना अच्छा? तो इमेजिन कीजिए कितना अच्छा लगेगा। तो क्या आपने कभी सोचा है ये जो वाटर आपके पास बार बार आ रहा है सी से, ओशियन से, और वापस से जा भी रहा है, ये ऐसा क्यों होता है? वाई दिस मूवमेंट इज गोइंग ऑन, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो वाटर है ना, ये कभी भी स्टिल नहीं रहता है। आप एक ग्लास में भी पानी रख देंगे ना, तो उसमें आपको धीरे 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 मूवमेंट दिखाई देता। इसका मतलब क्या है कि ये जो वाटर ये कभी स्टिल नहीं होता, हमेशा इसमें मूवमेंट्स होते रहते हैं। अब ये जो मूवमेंट्स होते हैं, ये कौन कौन से टाइप के मूवमेंट्स होते हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे वेव्स पर। मतलब ये जो ओशियन के मूवमेंट्स हैं, सीज के मूवमेंट हैं, इसको हमने 3 फॉर्म्स में कैटेगराइज किया हुआ है। वो कौन कौन से मूवमेंट? सबसे पहले है वेव्स, टाइड्स एंड करंट। तो चलिए आइए डिटेल में देखते हैं एग्जैक्टली इन मूवमेंट्स के बारे में कि होता क्या है। सबसे पहले बात करेंगे वेव्स के बारे में। तो भाई जब आप विदाउट फुटवेयर जब अर्थ की सरफेस बीचेस पर जाते हैं, तो वो जो वेव्स आ रही होती है ना, हाँ, तो इन्हीं वही वेव्स के बारे में बात हो रही है। तो आप बीच साइड पर गए, आपने एक बॉल फेंकी और वो बॉल वापस आपके पास आ गई, फिर फेंकी, फिर वापस आ गई। अब ऐसा क्यों? इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेव्स। तो वेव्स क्या होता है, आपको ये देख के बहुत मैजिकल टाइप लग रहा होगा कि हमने बॉल फेंकी और वो हमारे पास बिना किसी मेहनत के वापस आ गई, फिर फेंकी, फिर वापस आ गई। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्थ की सरफेस पर जो वाटर है उसमें मूवमेंट हो रहा है। अब ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? देखिए, हमें ये तो पता है, एयर, हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे, कंटिन्यूसली एयर चल रही है, एयर का मूवमेंट भी हो रहा है। अब देखिए, एयर आई, अर्थ की सरफेस के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है वहां से एयर आई, कहां पर आई? वाटर के कांटेक्ट में आई। वाटर के कांटेक्ट में एयर आई और वाटर में चली गई। अब जब एयर ने प्रेशर दिया वाटर से, तो जो वाटर है वो क्या हो गया? ऊपर हो गया, अपस्टेयर्स हो गया। अब ऊपर गया तो ऊपर तो हवा में रहेगा नहीं, पानी तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। फिर पानी नीचे आया, फिर वहां पे स्पेस क्रिएट हो गई, फिर गया, फिर निकला, फिर गया। इस टाइप से वाटर की जो ऊपर वाली लेयर है, अपर सरफेस है, वहां पे क्या होने लगा? मूवमेंट होने लगा। और सबसे लास्ट वाली जो लेयर है वो थोड़ी ज्यादा एक्सटेंड होके आपके पास तक, सी शोर तक आई, और जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है। बट ये मूवमेंट तो हमेशा होता रहता है, लेकिन जब बहुत तेज हवा आती है, ड्यूरिंग अ स्ट्रॉम जब आता है, उस टाइम विंड जो होती है बहुत स्पीड से आती है। बहुत स्पीड से कहाँ गई? वाटर में गई। बहुत स्पीड से वाटर के अंदर गई। अब जब विंड बहुत स्पीड से जाएगी तो वाटर भी तो बहुत स्पीड से ऊपर आएगा, तो वाटर भी बहुत स्पीड से आया, फिर वापस से स्पीड से नीचे गया, तो अगेन स्पीड्स में गया। तो इन दिस वे जो वेव्स क्रिएट हुई वो बहुत ही ह्यूज वेव्स क्रिएट हुई, बहुत हाइट, बहुत ऊंची ऊंची वेव्स क्रिएट हुई। और इससे क्या होगा? अब इतनी ह्यूज वेव्स होंगी, उससे डिस्ट्रक्शन, ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ, उस हर पे डिस्ट्रक्शन हो गया। अब किस टाइप का डिस्ट्रक्शन क्रिएट हुआ वो हम देखते हैं। अब जो डिस्ट्रक्शन होगा वो 2-3 रीजंस हैं उसके पीछे, उस डिस्ट्रक्शन के पीछे। पहले तो है अर्थक्वेक, सेकेंड है वॉल्केनिक इरप्शन, और थर्ड है अंडर वाटर लैंड स्लाइड। अब ये कैसे हो गया भाई? वाटर में अर्थक्वेक कैसे आ गया? ये तो हमने बताया ही नहीं, लास्ट चैप्टर में भी हमने पढ़ा। अब इसमें कैसे हो गया? देखिए क्या होता है, हमने हमारे 4th सेकेंड चैप्टर में देखा था किसके बारे में? लिथोस्फेरिक प्लेट के बारे में। लिथोस्फेरिक प्लेट के ऊपर ही तो ये ओशियंस, वाटर बॉडीज बनी हुई हैं। तो जो लिथोस्फेरिक प्लेट है धीरे धीरे मूव कर रही हैं। अब जब इनमें स्पेस आ जाती है और उसके अंदर लिथोस्फेरिक प्लेट के अंदर क्या है? लावा है, जो कंटिन्यूसली बाहर आ रहा है। तो जब वो बाहर आ रहा और अर्थ के प्रेशर के अंदर क्या हुआ? बहुत ज्यादा प्रेशर से वहां से अर्थक्वेक के फॉर्म में लावा निकला। अब वो तो वाटर वाला एरिया है, तो जब वाटर वाले एरिया में अर्थक्वेक वो लावा निकला तो वाटर जो है बहुत स्पीड से ऊपर मूव हो गया, और ऊपर मूव होके इस टाइप से वेव्स
वापस आसपास के एरिया में क्या हो गई, स्प्रेड हो गई। सो इन दिस वे इट अगेन कॉज अ ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शन। सेकेंड है वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब ये वही हुआ अर्थक्वेक वॉल्केनिक, मतलब वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ही अर्थक्वेक आया, मतलब कि जो प्लेट्स थी वो दूर दूर हो गई, शिफ्ट हो गई, और उसी से लैंडस्लाइड, या लैंडस्लाइड मतलब एक प्लेट या तो एक दूसरे के ऊपर आ गई या एक दूसरे से टकरा गई। तो इस वजह से भी वाटर बॉडीज में डिस्ट्रक्शन हो सकता है। इससे क्या हुआ, एज अ रिजल्ट ह्यूज टाइडल वेव कॉल्ड सुनामी। अब इससे क्या हुआ, जब एक सेंटर से एक पॉइंट, जैसे हम क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं, हमने ऑलरेडी हमारे लास्ट चैप्टर में देख चुके हैं। तो एपी सेंटर से जब वो निकली, स्प्रेड हुई, और उसके आसपास वाले एरिया में क्या आ गया, डिस्ट्रक्शन आ गया, और वो मतलब जो वेव्स थी बहुत ह्यूज वेव्स, बहुत ज़्यादा वेव्स आई, और उसके आसपास वाले जो लैंड एरिया था वहाँ पे क्या आया, डिस्ट्रक्शन, और उस डिस्ट्रक्शन का नाम है सुनामी। अब ये सुनामी क्या है, आई थिंक आप पहली बार सुन रहे होंगे। वर्ड तो टी से शुरू हो रहा है, मैं तो बोल रही हूँ सुनामी, सिर्फ टी कहाँ गया, तो भाई इसमें टी जो है वो साइलेंट है, क्योंकि ये जो है ना ये एक जापानीज वर्ड है। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली, सो दैट मे बी एज। अब ये जो इतना जो सुनामी क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ये ह्यूज डिस्ट्रक्शन क्यों, क्योंकि जो वेव्स है ना उनकी हाइट अप्रॉक्स कितनी हो गई, 15 मीटर। 15 मीटर आप मेजर कर सकते हैं कितनी ज़्यादा हाइट होगी, एक 2 फ्लोर की बिल्डिंग बराबर 15 मीटर, उससे भी और ज़्यादा हो सकती है। और बट एक सबसे बड़ी सुनामी आई अभी तक में, जिसकी सबसे ज्यादा हाइट क्या थी, जिसकी वेव्स की हाइट कितनी, 150 मीटर हाई, इतनी ज्यादा हाई तक सुनामी आई थी, और जिस स्पीड से आई थी दैट स्पीड वाज मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। 700 किलोमीटर पर आवर, ये नॉर्मल किसकी स्पीड होती है, नॉर्मली जो एरोप्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट हैं, इनकी स्पीड के बराबर इस स्पीड से सुनामी आई। तो इससे क्या हुआ, ये सुनामी आई थी 2004 में। कहाँ पर आई थी 2004 में, अंडमान एंड निकोबार के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर सुनामी आई थी, और उससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। उससे इंडिया के आसपास वाला जो कोस्टल एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। और इंडिया का जो लास्ट पॉइंट जिसे कहा जाता है दैट इज इंदिरा पॉइंट, वो भी क्या हो गया था, सबमर्ज, मतलब डूब गया था इस डिस्ट्रक्शन के कारण। अब हाँ, तो भाई एक काम की बात जान लेते हैं, वो क्या है, तो क्या आप जानते हैं, वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड स्क्रैप मतलब जब विंड जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई स्पीड से आती है और सी लेवल पे, तो तभी क्या क्रिएट होती हैं, वेव्स क्रिएट होती हैं। एंड अक्रॉस द ओशियन सरफेस द स्ट्रॉन्गर द विंड, जितनी स्ट्रॉन्ग विंड होगी उतनी हाई वेव्स जाएंगी, जितनी तेज़ हवा होगी उतनी तेज़ वेव्स, उतनी हाई वेव्स बनेंगी। तो अभी सुनामी के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो जान लीजिए सुनामी कौन सा वर्ड है, जापानीज वर्ड है, इसलिए इसमें जो टी है वो साइलेंट है, और आगे का जो वर्ड है सुनामी उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूज डिस्ट्रक्शन बाय सी वेव्स। और क्या आला, हार्बर वेव्स एज द हार्बर गेट डिस्ट्रॉय। हार्बर मतलब कि कोस्टल एरिया के आसपास वाला जो एरिया होता है जहाँ पे कि बोट्स और शिप्स पोर्ट होती हैं, जैसे छोटा पोर्ट मान लीजिए, उसे हार्बर बोलते हैं, वो क्या हो जाते हैं, सुनामी से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो आई होप इतना आपको समझ में आया है। अब हम एक केस स्टडी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि कहाँ आई थी, इंडिया के आसपास वाले एरिया में, इंडियन ओशियन में आई थी, इंडियन ओशियन में। तो पहले बात करते हैं सुनामी और द हार्बर वेव। हार्बर वेव मतलब कि कोस्टल एरिया के आसपास सी पोर्ट वाले एरिया में जो वेव्स आई थी उससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ था। और वो कब आई थी, 26 दिसंबर 2004 को आई थी। और जो उसका रिजल्ट क्या हुआ था, जो हमारी एक सुमात्रा इज अ प्लेस। सुमात्रा कहाँ पर प्लेस है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर लुक एट हियर, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया के ईस्ट साइड में,
ईस्ट साइड में एक आइलैंड है इंडोनेशिया, जहां है इंडोनेशिया का नॉर्थ ईस्ट पॉइंट, दैट इज सुमात्रा। तो वहां पर दैट उसके आसपास वाला जो एरिया है वहां से डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था। दैट वाज द एपिसेंटर ऑफ दिस सुनामी। वहां से स्टार्ट हुआ और उसके आसपास के पूरे एरिया में डिस्ट्रक्शन हुआ, और जिसमें से कि हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी भी है, उसका जो लास्ट पार्ट, जिससे कि उसका एक आइलैंड जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि क्या हो गया, सबमर्ज हो गया, डूब गया, जिसे कि इंडिया का लास्ट पॉइंट भी कहा जाता था। और इसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, रिचर स्केल में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। रिचर स्केल मतलब कि एक यूनिट करने का मेजर, तो वो कितना था, 9.0 रिचर स्केल। इतना हाई अर्थक्वेक आया था, इतना हाई सुनामी आया था, जिससे कि क्या हो गया था, डिस्ट्रक्शन हुआ था। अब ये डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ था, इंडियन प्लेट जो थी, मतलब इंडिया वाला जो लैंड था ना, जिसपे इंडियन ओशियन और इंडिया का जो कॉन्टिनेंट है एशिया, ये सेटअप है, वो किसके नीचे चला गया था, बर्मा प्लेट कहाँ पर है, अभी इंडियन ओशियन के नीचे वाली जो प्लेट है, जहाँ पे इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे कॉन्टिनेंट बिलोंग करते हैं, तो वहां पर एक सडन मूवमेंट आया, जिससे कि सी फ्लोर क्या हो गए, एक दूसरे के ऊपर लाए कर गए। इंडियन प्लेट क्या है, वो नीचे चली गई, बर्मा प्लेट ऊपर आ गई, उस वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ओशियन फ्लोर जो था वो क्या 1020 मीटर से डिस्प्लेस हो गया, अपनी प्लेस से मूव हो गया, और उसके कारण बहुत ज्यादा गैप आ गया, वाटर बॉडीज में भी गैप आ गया। इसके कारण क्या हुआ, बहुत ज्यादा ह्यूज वाटर क्या हुआ, विड्रॉ हो गया, और किस किस एरिया को अफेक्ट किया, साउथ कोस्ट ऑफ एशिया। तो एशिया के साउथ में क्या है, इंडिया ही तो है, तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वहां पर बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ इसका। सो आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। और उससे हमारी इंडिया की जो सदर्न मोस्ट पॉइंट था, दैट इज इंदिरा पॉइंट, वो क्या हो गया, सबमर्ज हो गया। सो आई होप उसके अलावा इंडिया के आसपास वाला जो एरिया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल श्रीलंका, यहाँ पे भी इफेक्ट आया था, और इंडिया के किन किन एरिया में, कोस्टल एरिया में इसका इफेक्ट हुआ था, दैट इज आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। इतने एरिया में, जो कि मेनली साउथ के हैं, ईस्ट साउथ में है, और केरला थोड़ा सा एकदम साउथ में कहेंगे, तो इतने पार्ट में डिस्ट्रक्शन हुआ था। सो आई होप इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली ये है कि क्या हम अर्थक्वेक को पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अर्थक्वेक प्रेडिक्टेबल है या नहीं है। तो हाँ, प्रेडिक्टेबल तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत टाइम पहले, मतलब कि आपको 1 साल 2 साल या 1 महीने 2 महीने पहले पता चल जाए कि अर्थक्वेक आने वाला है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एकदम सडन होता है, हमें जस्ट 2 और 3 आवर्स पहले पता चल जाता है कुछ एक्टिविटीज से, जैसे कि सी वेव्स जो होती हैं वो हाई होने लगती हैं, कुछ एनिमल्स रिएक्ट करने लगते हैं। जैसे लास्ट हमारा जो अर्थक्वेक आया था, सुनामी आई थी, उसमें जो एलिफेंट्स थे, कहाँ पर एलिफेंट्स थे, सुंदरबन डेल्टा और कोस्टल एरिया में जो एलिफेंट्स थे, वो वहां उस प्लेस को मूव करके आगे दौड़ने लगे थे, शाउट करने लगे थे, साउंड क्रिएट करने लगे थे। तो इस टाइप के कुछ इंडिकेशन आ सकते हैं, उसमें हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं सो ओनली 3-4 आवर्स पहले की सुनामी आने वाली है। अब अगर हमें पहले से पता चल जाएगा तो हम किस टाइप के प्रिकॉशंस फॉलो कर सकते हैं, दैट इज कि हम या तो उस प्लेस को छोड़ के चले जाएं, वहां से मूव कर लें, दैट इज द बेस्ट प्रिकॉशन। लेकिन अगर हमें अवेयर पता चल गया है, फिर भी हम सोच रहे हैं, हम तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, यार हाई वेव्स आ रही हैं, चलो सी बीच के पास चलते हैं, एंजॉय करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि दैट हाई वेव्स कैन कन्वर्ट इनटू सुनामी ऑल्सो। अब जब ये सुनामी आई थी तो उससे कितना ज्यादा लॉस हुआ था वो देख लेते हैं हम। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कितने सारे कोस्टल रीजन को डिस्ट्रॉय हुआ था। लार्ज डैमेज जो थी वो लाइफ थी, बहुत सारे लोगों की लाइफ चली गई थी, बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। तो अब कितने लोग घायल हो गए थे, कितने लोगों की लाइफ जो थी वो खतरे में आ गई थी। टू मैनी पीपल ऑफ दीज एरियाज वर इन डेंजर। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, बेस्ट टू लीव दैट प्लेस। सो आई होप
दिस मच इज क्लियर टू यू? इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है कि एग्जैक्टली वाटर का मूवमेंट, फर्स्ट मूवमेंट दैट इज वेव्स। वेव्स क्या होती हैं वो हमने देख लिया है। वेव्स मतलब जस्ट वाटर लेवल के ऊपर वाली जो सरफेस है उसमें विंड के कारण धीरे धीरे मूवमेंट होना, दैट इज वेव्स होता है। लेकिन अगर विंड बहुत ज्यादा हो जाए तो वही वेव्स किसमें कन्वर्ट हो जाती हैं? सुनामी में क्रिएट हो जाती हैं, कन्वर्ट हो जाती हैं और उससे डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो आई होप इतना बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है तो जल्दी से मेरा वीडियो लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में जहां हम और अदर मूवमेंट्स पे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।